हेलो दोस्तों। और यह स्मार्ट स्पोकन इंग्लिश का तीसरा क्लास है। और आप जैसे जैसे आप क्लास करेंगे और ध्यान देते रहेंगे तो मैं यह कह सकता हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ना हाई होता जाएगा। और आप ध्यान से सुनेंगे हर सेंटेंस को, और कभी कभी मैं बोलूँगा तो उसके साथ जब आप बोलेंगे तो आपका क्लास करते करते आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इसका आपको फायदा होगा और आपको खुद फील होने लगेगा। ये लैंग्वेज में भी ना एक कंपन होता है, एक वाइब्रेशन होता है, और वह वाइब्रेशन जब हम बोलते हैं तो हम फील करते हैं, और यह फील करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। तो खैर, आज के क्लास में मैं लेने जा रहा हूँ टेंस, लेकिन उसके पहले मैं सेंटेंस के बारे में बता दूं। आप जानते भी होंगे, अच्छी बात है। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में कहा था कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, और पहला होता है असर्टिव, दूसरा होता है इंपेरेटिव, और इसको इंपेरेटिव नहीं कहते हैं, इसको इंपेरेटिव कहते हैं। बोलिए इंपेरेटिव, इंपेरेटिव बोलिए तो कोई हिचक नहीं और निसंकोच बोलिए, तो इसको कहते हैं इंपेरेटिव। बोलिए इंपेरेटिव, यस इंपेरेटिव। और तीसरा होता है इंटरोगेटिव, इंट्रोगेटिव नहीं, वो फिर प्रोनाउंसिएशन में मजा नहीं आया, तो इसीलिए हम कहेंगे इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव। बोलिए इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, यस इंटरोगेटिव कहते हैं। तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। और चौथा होता है एक्सक्लामेटरी। क्या होता है? एक्सक्लामेटरी। बोलिए एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी, हाँ हाँ बोलिए बोलिए एक्सक्लामेटरी, यस। बोलने से क्या होता है ना, आपकी क्लास करते करते आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको भी अच्छा लगेगा। तो यह है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो पहला क्या हुआ? असर्टिव, दूसरा इंपेरेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव, और चौथा हुआ हमारा एक्सक्लामेटरी। तो इन 4 सेंटेंसेस में ही सारी बातें दुनिया भर की होती हैं जो हम बोलते हैं, वह स्पोकन इंग्लिश हो गया, और जो लिखते हैं वह हमारा रिटन इंग्लिश हो गया। और एक बात मैं आपको बता दूं, स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश में थोड़ा फर्क होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता है, क्योंकि यदि हम गलत बोलेंगे तो उसको लिखेंगे कैसे? इसलिए ऐसा थोड़ा है कि हम गलत बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन में सब चलता है। तो क्या होता है कि इससे आपका अच्छा इंप्रेशन नहीं बनेगा। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति आपकी तारीफ नहीं करेगा, वो मुस्कुरा कर रह जाएगा। लेकिन क्या है ना कि आप अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, कभी कभी लैप्सेस तो हो ही जाते हैं, कभी ग्रामर मिस्टेक कुछ हो गया, वो भी बड़ा कोई मिस्टेक हुआ तब बात होती है। अब हल्की फुल्की गलतियां भी अगर आप कर देते हैं बोलने में, तो इससे पता चलता है कि आप लैंग्वेज के प्रति आप सीरियस नहीं हैं। ये सच्चाई है, इसलिए हम सबको इसे मानना चाहिए। तो अब जैसे असर्टिव सेंटेंस मैंने कहा, जनरल स्टेटमेंट जो होता है वही हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है। फिर हमारा होता है इंपेरेटिव। अब इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है ना, किसी को कहना ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, यही इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। और वह जो कहना होता है वह या तो ऑर्डर हो सकता है या रिक्वेस्ट हो सकता है, तो ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। और उसमें एक और होता है, जब हम विश करते हैं, कामना करते हैं, वो भी हमारा इंपेरेटिव में ही आता है। और कोई सुझाव देते हैं तो वह भी हमारा इंपेरेटिव में ही आता है। तो कहने का मतलब कि आप किसी को कहते हैं कुछ करने के लिए, उसमें आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं या ऑर्डर दे सकते हैं। और रिक्वेस्ट करने के लिए करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ प्लीज या काइंडली शुरू में लगा देना है सेंटेंस के। और प्लीज का यूज जो है ना, वो सेंटेंस के अंत में भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना एक्सक्यूज मी प्लीज, तो प्लीज अंत में लग गया, तो इसीलिए ऐसा होता है। और जैसे हम सजेस्ट करते हैं, किसी को सुझाव देते हैं, वह भी हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। जैसे हम कहते हैं Let's go for a coffee today. Let's go for a coffee today. अब यह बोलचाल हमारे आसपास के जीवन के का वाक्य है, इसलिए हमारे आसपास की जिंदगी से जो वाक्य जुड़ा हो वही मैं बोलने में विश्वास करता हूँ। वो किताबी बात नहीं जो 20 साल 30 साल पहले से चला आ रहा है। तो कहते हैं ना, लेट्स गो फॉर अ कॉफी टुडे,
तो यह हमारा एक सुझाव मैंने दिया कि चलो एक कप कॉफी के लिए आज चलते हैं। तो ये हमारा हुआ लेट्स गो फॉर अ कॉफी टुडे, लेट्स हैव समथिंग न्यू टुडे। चलो आज कुछ नया हो जाए, तो लेट्स हैव समथिंग न्यू टुडे। तो ये हमारा जो है ना सुझाव हो गया। तो आई थिंक इट इज क्वाइट पॉसिबल। अब यह असर्टिव सेंटेंस जैसा लगता है लेकिन सुझाव भी इसमें है। तो इसीलिए जब आप बोलते चलेंगे, जब आपकी आदत बन जाएगी, तो फिर आप आदत से अच्छी इंग्लिश बोलने लगेंगे और वो आपके अपने अंदर में होने लगेगा। और बिना आपके प्रयास के आप इंग्लिश बोलने लगेंगे, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली निकलेगा आपके मुंह से, क्योंकि आपकी आदत बन चुकी है। और जब आदत हमारी बन जाती है तो हम बेधड़क बोलने लगते हैं, एक फ्लुएंसी आ जाती है हमारे बोलने में। तो हमारा हुआ इम्पेरेटिव। और तीसरा होता है इम्पेरेटिव में एक छूट गया, कामना जब हम करते हैं, जैसे आई विश यू केम नेक्स्ट मंडे, आई विश यू केम नेक्स्ट मंडे। अब आप देख रहे हैं आई विश ये प्रेजेंट लग रहा है, केम पास्ट लग रहा है, नेक्स्ट मंडे फ्यूचर की बात है, लेकिन यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। और यह कॉमन एरर्स में कितने एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो आई विश यू केम द नेक्स्ट मंडे, जैसे काश आप अगले सोमवार को आते। तो काश जो कहते हैं ये कामना ही तो कर रहे हैं। तो इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस हमारे इंपेरेटिव होते हैं। और जब आप बोलने की आदत आपकी हो जाएगी तो कितने काइंड्स ऑफ सेंटेंस है वो सब आपके मन में रहेगा, लेकिन आप बोलेंगे अपनी आदत से। तो इसीलिए यह जरूरी है कि बेसिक पहले हम समझ जाएं, और उसके बाद जब हम आदत बना लेते हैं बोलने की, तो फिर हमें कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। तो इंपेरेटिव के बाद इंटरोगेटिव, मैंने पहले भी कहा था इंटरोगेटिव, बोलिए इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव जो होता है, यस, ऐसे सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन जो हम करते हैं तो हम क्वेश्चन वर्ड्स से कर सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स मतलब जिससे क्वेश्चन का पता चले। मैं एकदम बेसिकली जो बातें हैं उनके बारे में मैं कह रहा हूँ। तो जैसे हु, अब हु क्या कहते हैं, हु, बोलिए हु, ये मुंह खोलना पड़ेगा तभी मजा आता है बोलने का। तो हु बोलिए, हु, हु। तो हु मतलब कौन, और उसके बाद है व्हाट, व्हाट, देखिए बोल मुंह खुल रहा है ना, व्हाट बोलिए, हाँ हाँ व्हाट, व्हाट, हाँ व्हाट मतलब क्या। और उसके बाद होता है व्हाट का दूसरा भी मतलब होता है, जैसे व्हाट कलर डू यू लाइक। और व्हाट कलर का मतलब यहाँ हो गया विच कलर डू यू लाइक। तो आप जितना पढ़ेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। तो व्हाट हो गया मतलब क्या। उसके बाद है विच, विच मतलब चॉइस होती है, कौन सा। तो विच हम कहते हैं, तो बोलिए विच, विच, हाँ हाँ विच, हाँ विच, विच। तो इसीलिए हम कहते हैं विच। और उसके बाद तो विच मतलब कौन सा। उसके बाद होता है वेयर, वेयर, वेयर। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश दो जैसे बड़ा पॉपुलर वैरायटी ऑफ इंग्लिश है। तो ब्रिटिश इंग्लिश, हम लोग भारत में रहते हैं तो हम लोगों को जो विरासत में मिली वह ब्रिटिश इंग्लिश भाषा ही मिली। तो उसमें क्या होता है कि दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन थोड़ा फर्क होता है। जैसे मैंने पिछले क्लास में कहा था कि ब्रिटिश जो है शॉर्ट में किसी बात को क्लिप करके बोलते हैं, क्लिप्ड इंग्लिश, और अमेरिकन इंग्लिश थोड़ा लंबा खींच के बोलते हैं। तो खैर, और मैंने पहले भी कहा था कि इसके लिए मैं एक अलग क्लास लूंगा और आपको बताऊंगा, आप कुछ जानते भी होंगे, अच्छी बात है। तो ब्रिटिश इंग्लिश में क्या होता है कि आर जो होता है, यदि किसी वर्ड में आर अगर वावल के बाद है, वावल ए, तो इसीलिए ए ई आई ओ यू इसके बाद है तो आर साइलेंट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कहते हैं आई एम अ टीचर, टीचर, र हम नहीं बोल रहे, आई एम अ टीचर, लेकिन अमेरिकन्स बोलेंगे आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। आर को भी बोलते हैं, वो आर को साइलेंट नहीं होने देते हैं। उनका आर्ग्यूमेंट है कि जो लेटर है उसको भी प्रोनाउंस आपको करना पड़ेगा। तो इसीलिए आई एम अ टीचर। खैर, तो इसीलिए जहां भी
आर हो वावल के बाद तो अमेरिकन उसको प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन ब्रिटिश उसको साइलेंट कर देते हैं। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस पे मैं था, तो अब क्या है, हु, व्हाट, व्हिच, वेयर। वेयर मतलब कहाँ। तो जब क्वेश्चन हम करते हैं तो वेयर का मतलब होता है कहाँ, और जब क्वेश्चन नहीं करते हैं तभी भी हम वेयर का यूज कर सकते हैं। उसका मतलब होता है जहां। जैसे आई नो वेयर यू लिव, मतलब मैं जानता हूं तुम कहाँ रहते हो, जहां रहते हो तुम वो मुझे मालूम है। तो वेयर, लेकिन क्वेश्चन जब हम करेंगे तो वेयर मतलब कहाँ, किस जगह। आप जानते हैं, अच्छी बात है। तो एक रिवीजन भी होना जरूरी है ताकि सारी बातें क्लियर होती चलें। तो वेयर मतलब कहाँ। उसके बाद है व्हेन। व्हेन, तो व्हेन जब क्वेश्चन करेंगे तो व्हेन का मतलब हो जाएगा कब, लेकिन जब क्वेश्चन नहीं करेंगे तो व्हेन का मतलब हो जाएगा जब। तो अब जैसे जब के लिए हम कहते हैं व्हेन आई वाज इन कैलिफोर्निया आई लव्ड लाइफ देयर। तो जब मैं कैलिफोर्निया में था तो मुझे वहाँ की ज़िंदगी बहुत पसंद आई। अभी तो कैलिफोर्निया में बाढ़ आई हुई है, बहुत ट्रेजिडी हो रही है, वहाँ बहुत लोगों का डेथ हो गया है और बहुत बुरे वक्त से अमेरिका इन दिनों गुजर रहा है। खैर, तो अब क्या होता है कि व्हेन जब हम कहते हैं व्हेन डू यू वेक अप, आप कब जगते हैं, तो हम कहते हैं व्हेन, तो कब। तो व्हेन का मतलब होता है कब। उसके बाद होता है हाउ। अब हाउ का मतलब होता है कैसे। तो हाउ, अब जैसे हाउ के साथ अगर हम मच लगा दे तो कितना, हाउ मच, कितना, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। तो अनकाउंट नाउन्स के साथ या अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ जब हम यूज करते हैं तो हम हाउ मच कहते हैं। जैसे हाउ मच मिल्क, तो मिल्क को तो हम नहीं गिन सकते, एक अमाउंट है, एक मात्रा है, तो इसीलिए हाउ मच मिल्क डू यू टेक एवरी नाइट, मतलब हर रात आप कितना दूध पीते हैं। तो हाउ मच मिल्क। और लेकिन हाउ मेनी जब होता है तो हम काउंटेबल नाउन के साथ उसको यूज करते हैं, और काउंटेबल नाउन या काउंट नाउन एक ही होता है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, मैं जो भी पढ़ाता हूं तो मेरा रेफरेंस होता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बुक्स और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बुक्स। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या कैम्ब्रिज डिक्शनरी या रैंडम हाउस डिक्शनरी या कॉलिंस डिक्शनरी, तो ये सारी डिक्शनरीज ने दुनिया को इंग्लिश पढ़ाया है और इनकी इंग्लिश बहुत प्यारी है और मज़े की बात बहुत आसान है समझना। और आजकल तो गूगल और यूट्यूब का ज़माना है, आप काफ़ी कुछ देखते भी होंगे, बहुत कुछ सीखते भी होंगे, तो इस तरह की बातें हैं। तो हम कहते हैं हाउ मच, तो हाउ मेनी जब कहेंगे तो उसको हम काउंट नाउन्स के साथ यूज करेंगे। जैसे हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एट द कॉलेज गेट, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर एट द कॉलेज गेट, तो कॉलेज के गेट पे कितने स्टूडेंट्स हैं। एट का यूज जो है यहाँ किसी खास जगह के लिए है, और प्रीपोजिशन का क्लास में जब आगे लूंगा तो आपको मैं बहुत सिस्टमैटिकली हर प्रीपोजिशन के यूज के बारे में जितना संभव होता है वो मैं आपको बताता चलूंगा। तो ये हमारा हुआ हाउ मच, how many girls are at the college gate, या how many boys are at the college gate, how many people are standing outside, मतलब कितने लोग बाहर खड़े हैं। अब स्टैंडिंग है तो स्टैंडिंग मन कर रहा होगा कि ये तो कॉन्टिन्यूअस है, नहीं, खड़े हैं इसके लिए हम आईएनजी का यूज करते हैं। और अच्छी इंग्लिश की दोस्तों बात ही कुछ और होती है। जितना ज्ञान होता है लगता है कि ज्ञान कम ही है, ज्ञान समंदर की तरह होता है, हम जितना सीखते हैं उतना ही लगता है कि ज्ञान गहरा होता जा रहा है। खैर, तो जब हम ये कहते हैं हाउ मैनी, हाउ मच, और हाउ का यूज हम यह भी यूज करते हैं, जैसे हाउ फार, कितनी दूर, हाउ टॉल, कितना ऊंचा, मतलब जब ऐसे डायरेक्शन होता है तो हम हाउ टॉल कहते हैं या हाउ हाई कहते हैं। लेकिन जब ऐसे होता है जिस चीज को कहते हैं ना हॉरिजॉन्टली, तो इसको हम कहते हैं हाउ लॉन्ग। और हाउ लॉन्ग समय के लिए भी तो यूज होता है, हाउ लॉन्ग डू यू स्लीप, आप कितनी देर सोते हैं। तो हाउ लॉन्ग का मतलब यहाँ है हाउ मच टाइम। तो हाउ मच, हाउ मैनी हो गया। उसके बाद है हमारा हुज। तो हुज जो होता है हमारा किसका,
Whose book is this? यह किसकी किताब है? तो whose book is this? Whose child is playing outside? किसका बच्चा बाहर खेल रहा है? तो यह हमारा होता है whose, किसका। Whose novel are you reading? आप किसका नॉवल या उपन्यास पढ़ रहे हैं? Whose film is releasing next month? मतलब किसकी फिल्म अगले महीने रिलीज हो रही है। तो यह हम कहते हैं whose मतलब किसका, और जब क्वेश्चन नहीं होगा तो whose मतलब जिसका भी होगा। I know whose book this is, मुझे मालूम है जिसकी यह किताब है। तो हम इस तरह से जब क्वेश्चन करेंगे तो किसका, जब क्वेश्चन नहीं करेंगे तो किसका या जिसका, दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है सेंटेंस पे, और तब हम उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद है whom, WHOM, whom। अब whom जो होता है तो whom का अर्थ होता है किसको, किसको या किससे, ये दोनों हो सकता है। इसलिए किसको या किससे मजा आता है इंग्लिश सीखने का जब नॉलेज का लेवल अच्छा हो। तो खैर, whom do you like मतलब तुम किसको पसंद करते हो। whom do you like, तुम किसको पसंद करते हो। तो I like my mother, I like my father, I like my brother, I like my sister। तो हम कह सकते हैं तो whom do you like? The girl whom I met yesterday is my classmate। जिस लड़की से, अब किससे, जिस लड़की से, तो उसको भी हम कहते हैं The girl whom I met yesterday is my classmate। जिस लड़की से मैं कल मिला वह मेरी क्लासमेट है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि whom का मैं कैसे यूज कर रहा हूं। तो whom do you know here, तुम किसको यहाँ जानते हो, तो whom का ये भी यूज हो सकता है। The girl whom I met yesterday, the girl whom I met yesterday is supporting me। तो जिस लड़की से मैं कल मिला वह मुझे सपोर्ट कर रही है, मेरा समर्थन दे रही है या मुझे मदद कर रही है। तो इसीलिए द गर्ल whom I met yesterday। तो इस तरह से हम whom का यूज करते हैं। सो अब तो who, what, which, where, when, whose, whom, why। अब why क्यों, ये वाई बड़ा प्यारा वर्ड है, क्योंकि सारी दुनिया में जो कुछ भी हुआ है या लोगों के मन में एक ही सवाल रहा है, वाई, ऐसा क्यों हुआ। सेब अगर ऊपर से नीचे गिरा तो न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया दुनिया को। तो इसीलिए वाई, जब क्वेश्चनिंग माइंड होता है तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। इसलिए क्वेश्चनिंग माइंड जो है ना वो रखना चाहिए, तभी मज़ा भी आता है और हर चीज़ के पीछे जाने का एक पैशन होता है। तो हम कहते हैं वाई, क्यों, वाई डू यू कम हियर, तुम यहाँ क्यों आते हो। वाई डू यू कम हियर, तो तुम यहाँ क्यों आते हो। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, तुम मेरी समस्या क्यों नहीं समझते हो। तो वाई डोंट यू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, तुम मेरी समस्या क्यों नहीं समझते हो। एंड वाई आर यू लेट टुडे, आज तुम लेट क्यों हो। वाई आर यू लेट टुडे, आज तुम लेट क्यों हो। तो इस तरह से हम वाई मतलब क्यों जब हम कहते हैं तो हम वाई का यूज करते हैं। तो अब क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स हो गए जो कि सेंटेंस में अगर शुरू में लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को, तो हम ये वर्ड्स यूज करते हैं जब हम क्वेश्चन करते हैं। अब होता है कि क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी होता है। कैसे होता है, तो जब हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब, दोनों एक ही होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब अगर सेंटेंस में होता है तो अगर उसको हम पहले लगा दें तो वो क्वेश्चन बन जाता है। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, अब आई एम अ स्टूडेंट, आई के साथ एम लग रहा है, आप देख रहे हैं, तो एम को पहले लगा लेते हैं तो क्या होगा, एम आई अ स्टूडेंट। फिर पूछने के अंदाज में बॉडी लैंग्वेज भी चलना चाहिए, एम आई अ स्टूडेंट। और प्रोनाउंसिएशन मैंने कहा है बार बार, यदि आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है तो एक ताजगी लगती है और लोगों को भी अच्छा लगेगा कि इस व्यक्ति में एनर्जी है, बुलंदी है। तो यह बात होती है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, एम आई अ स्टूडेंट, तो आई एम अ स्टूडेंट हो गया, एम आई अ स्टूडेंट। उसके बाद है वी आर
हैप्पी हियर, वी आर हैप्पी हियर। अब आर यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है, आर को पहले लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, आर वी हैप्पी हियर। बोलिए तो, आर वी हैप्पी हियर। अरे कम ऑन, बोलिए तो, हाँ, कोई हेजिटेशन नहीं, कोई हिचक नहीं। हाँ, आर वी हैप्पी हियर, बोलिए। हाँ, आर वी हैप्पी हियर। तो इस तरह से हम कहते हैं। उसके बाद है माई फादर इज एट होम, माई फादर इज एट होम। तो हम क्या कहेंगे, इज माई फादर एट होम। तो क्वेश्चन बन गया, क्योंकि इसको हमने पहले लगा दिया। तो इज माई फादर एट होम। शी हैज कम yesterday, she has come yesterday only। वह कल ही तो आई है, तो she has come yesterday only। अब has यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, उसको हम पहले लगा देते हैं, has she come yesterday only। तो पूछने के अंदाज में हम जब बात करते हैं तो has she come yesterday only। तो इस तरह हम कह रहे हैं you were driving very fast, you were driving very fast। WERE जो होता है, वेयर नहीं होता है दोस्तों, वो होता है, वो। और ब्रिटिश लोग कहेंगे वो, लेकिन अमेरिकन्स बोलेंगे तो आर को साइलेंट होने ही नहीं देंगे, कहेंगे वर। Were you coming yesterday? Were you coming yesterday? ब्रिटिश बोलेंगे were you coming yesterday? और इंडिया में दोनों बोलते हैं, लेकिन हम लोग चूंकि ब्रिटिश शासन में रहे हैं तो हमने ब्रिटिश इंग्लिश को अपनी विरासत में लिया है। लेकिन जो लोग यहाँ से, अब दुनिया इतनी खुल चुकी है कि अब अमेरिका गए 2-3 साल रहे, तो वहाँ का प्रभाव तो पड़ेगा ही, वो कल्चर का प्रभाव तो पड़ेगा ही, लाइफस्टाइल का प्रभाव पड़ता है। तो जब वे इंडिया आते हैं तो उनमें वो अमेरिकन इफेक्ट है ना, दिखाई देने लगता है। जैसे ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन होता है शेड्यूल, शेड्यूल। और कितने फिल्म स्टार्स को आप देखते होंगे, जब बोलेंगे तो कहेंगे, इंटरव्यू वगैरह में जब आप देखते होंगे तो कहते हैं स्केड्यूल, स्केड्यूल। कितने बिजनेसमैन भी जो होते हैं, जो बिजनेस चलाते हैं अपना, CEO वगैरह, तो वो कहेंगे स्केड्यूल, स्केड्यूल। लेकिन इंडिया में जो है ब्रिटिश इंग्लिश को जो फॉलो करते हैं वो कहेंगे शेड्यूल। दोनों सही है, इसलिए किसी को हम गलत नहीं कह सकते। तो आप देख रहे हैं कि जितने हेल्पिंग वर्ब्स है, एंड, इज, आर, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, हैव, हैज, हैड, विल, वुड, ये सारे जब सेंटेंस शुरू में आ जाते हैं ना तो क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे वुड यू लाइक टू हैव कॉफी विथ मी। अब वुड यू लाइक टू हैव कॉफी विथ मी, अब मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन आपके साथ मैं कॉफी कैसे पीऊँ? अभी तो मैं क्लास ले रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, लेकिन अब साइंस तो इतना डेवलप नहीं हुआ है कि आप वहाँ से निकल के आ जाएं और साथ में हम लोग कॉफी पीने चले। तो ऐसी बात होती है, पता नहीं कब साइंस क्या कारनामा कर गुजरेगा, कुछ पता नहीं होता। और साइंस नहीं होता तो मैं आज आपके सामने नहीं होता, आप मुझे नहीं सुनते होते। तो इसीलिए वुड यू लाइक टू हैव कॉफी विथ मी। अब विल यू लाइक टू भी आप कह सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि ये गलत है, लेकिन वुड यू लाइक ज़्यादा लोग बोलते हैं, और जो ज़्यादा प्रचलन में आए, जो ज़्यादा यूज़ में आए भाषा वही होती है। फिर अब जो यूज़ में नहीं आता है वो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज नहीं होता है। और इसके लिए मैं आपको एक बात और आपको कहना चाहूँगा कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है जब हम जनरल लाइफ में जब बातें करते हैं तो हमारे वर्ड्स सिंपल होने चाहिए, क्योंकि सिंपल वर्ड्स सब समझ जाते हैं। डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करेंगे तो दिक्कत क्या होती है कि आपको शायद अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को अपने सुपीरियर होने का अंदाज होने लगता है, और यह भ्रम होता है एक्चुअली। क्योंकि आप जिससे बात करेंगे अगर वो उस शब्द का मीनिंग नहीं समझ रहा है तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा वो अपनी शर्मिंदगी भी महसूस करेगा और फिर आपसे वो जल्दी मिलना नहीं चाहेगा, क्योंकि आप कम्युनिकेटिव लैंग्वेज आप नहीं बोल रहे हैं। तो इसीलिए प्लेन लैंग्वेज बोलना चाहिए। हाँ, अच्छी आपकी वोकैबुलरी है तो जहाँ पे उस तरह के वर्ड्स आपको देखने को मिले उसको समझने के लिए आपको सहायता मिलेगी, आप समझ जाएंगे कि कम्युनिकेशन क्या हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस जो होते हैं इस तरह के तो हम बना सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स को पहले यूज करेंगे तो क्वेश्चन बन ही जाएगा, और हु, व्हाट, व्हिच, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, हुज, हुम, ये सारे जो है ना क्वेश्चन वर्ड्स हैं। तो इस तरह हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं।
और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बाद हमारा फाइनल जो है वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लामेटरी, बोलिए एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी, हा हा हा, एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी। हाँ, अच्छे मूड में रहेंगे तो मजा आता है। मुंह लटकाने से लाइफ में मजा नहीं आता है, और मुंह लटकाने की बात भी हो तो कोशिश करनी चाहिए कि हम खुश रहें। और खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है आप आईने के सामने देख के अपने आप को हंसे। 100% श्योर आप हंस पड़ेंगे और थोड़ी खुशी भी महसूस आपको होने लगेगी, पक्की बात है, गारंटी। तो खैर, तो ये सब हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस थे जैसा मैंने पहले बताया। और अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में आप किताबों में, बहुत पुरानी किताबों में देखते हैं हुर्रा, अलास। अब ये सब वर्ड अब नहीं यूज होता है, बहुत कम। एलास जो है ना, वो शेक्सपियर के ज़माने में ये सब ड्रामा जो लिखे जाते थे उसमें वो सब यूज होता था। लेकिन क्या होता है ना, अब जैसे कुछ वर्ड्स जो होते हैं तो वो क्या होते हैं, इंटरजेक्शंस होते हैं, और जब सेंटेंस जब बनता है तो उसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे एक सेंटेंस में बोलता हूँ, वाओ व्हाट अ फाइन शॉट बाय धोनी ओवर द बाउंड्री लाइन। Wow, what a great shot by Dhoni over the boundary line. ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। My God, what a magnificent shot by Hardik Pandya. Wow, what a big six. अरे बाप रे, it's a huge six. Oh, ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। उसके बाद है, Hi Anushka, how is life? Hi Anushka, हाउ इज लाइफ। ठीक है, बाद में क्वेश्चन हो गया, लेकिन हाय अनुष्का ये जो हम कह रहे हैं तो ये क्या है, एक्सक्लेमेशन चल रहा है। तो वाओ इट्स अ वंडरफुल टाइम विथ यू, वाओ इट्स अ वंडरफुल टाइम विथ यू। वंडरफुल का मतलब हैरानी, आश्चर्यजनक ही नहीं होता है, बल्कि बहुत अच्छा को भी हम वंडरफुल कहते हैं। तो इट इज अ वंडरफुल टाइम विथ यू मतलब आपके साथ बहुत बढ़िया समय है, मजा आ रहा है। तो इट्स अ वंडरफुल टाइम विथ यू। और फेसबुक वगैरह पे आप देखते हैं ना, ऑसम ऑसम। और मजे की बात यह है कि ऑसम कितने जो लिखते हैं, कितनों को ऑसम का स्पेलिंग भी नहीं मालूम है। ये बात तो इसलिए स्पेलिंग भी जानना जरूरी है, क्योंकि तब इससे आपकी क्वालिटी का पता चलता है, और पता चलता है कि लैंग्वेज का नॉलेज आपको है। तो इस तरह की बात होती है। तो इसलिए Oh, how sad we have lost the match. कितने दुख की बात है, हम लोग तो मैच हार गए हैं। अब ये क्या है, दुख थोड़ा हो रहा है, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। किसी भी भावना के साथ जो अचानक हम कुछ बोलते हैं तो वह जो होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस केवल 2-3 रटे रटाने सेंटेंस बोलने से नहीं होगा, बल्कि आप जितनी अधिक इंग्लिश बोलेंगे और जितना ध्यान देंगे कि किसी बात को कैसे कहते हैं, उतना ही आपका प्रैक्टिस होता जाएगा और अपने आप आपके मुंह से निकलेगा, बिना प्रयास किए अपने आप मुंह से निकलेगा। तो इस तरह से, और इंग्लिश मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बल्कि कोई भी काम हम करते हैं ना, एक सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे तो सफलता मिलती है। इसलिए एक सिस्टमैटिक वे होना चाहिए ऑफ लर्निंग का। अचानक में जोश आ गया, तो मैंने कहा ना कि एक दिन जिम में जाने से बॉडी नहीं बनती है, बल्कि 1 महीना करेंगे तब आपको थोड़ा परिवर्तन महसूस होने लगेगा। इसलिए इंटरेस्ट आपको लेना पड़ेगा, और आज की दुनिया में इंग्लिश का नॉलेज है तो आपके आगे बढ़ने के काफ़ी सारे दरवाजे खुलते चले जाएंगे। तो इन बातों के साथ मैं यह समाप्त करता हूँ। ये लंबा वीडियो थोड़ा हो गया, लेकिन मुझे एक्सप्लेन तो करना था, इसलिए मैंने ये सारी बातें कह दी। और अगले क्लास में जब हम बैठेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप घर बैठे बैठे या जहाँ भी आप बैठे, आप मोबाइल से ही बहुत कुछ आप सीखते चले जाएंगे, या अपने लैपटॉप पे या अपने डेस्कटॉप पे, जहाँ भी। तो इस तरह की बात है। अब अगले क्लास में जब मैं बैठूंगा तो मैं टेंस को क्लियर करूंगा। मैंने शुरू में कहा था कि टेंस टेकअप करूंगा, लेकिन इसमें समय लगता है, तो इसीलिए अगले क्लास में मैं टेंस लूंगा और बारी बारी से मैं लूंगा। जैसे प्रेजेंट लूंगा, पास्ट लूंगा, फ्यूचर लूंगा। तो प्रेजेंट सिंपल लूंगा और उसमें बहुत तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपको मैं बताता चलूंगा, और आप
से बुलवाऊंगा भी, मैं बोलूंगा, थोड़ा गैप दे दूंगा ताकि आप भी मेरे साथ बोलते चले। तो इसीलिए आप जहां भी हैं, लेकिन आपसे मैं कनेक्टेड रहूंगा, आप मुझसे कनेक्टेड रहेंगे, और तब आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होती चलेगी और आप कामयाबी की बुलंदियों को छुएंगे। थैंक यू।